पोस्टमास्टर। छप्पर से छाए हुए उस ग्रामीण पोस्ट ऑफिस के अंदर एक डगमगाती मेज के सामने टूटी हुई कुर्सी पर बैंगनी रंग की शाल ओढ़े जो युवक बैठा काम कर रहा है, वही यहाँ का पोस्टमास्टर या डाक बाबू बिमल चंद्र गंगोपाध्याय है। घड़ी में ठंग ठंग करके जैसे ही 10 बजे बाहर झमझम की आवाज सुनाई दी। रनर डाक लेकर आ पहुंचा है। रनर ने अंदर प्रवेश कर डाक का थैला मेज पर रख दिया, बाबू को प्रणाम किया और अपने माथे का पसीना पोंछा। डाक बाबू ने थैले की सील जांची। रनर तब तक तंबाकू खाने बाहर चला गया। ऑफिस का कमरा अभी खाली है। चपरासी अपना खाना पीना निपटा रहे हैं। थोड़ी ही देर में आकर जुटेंगे और अपने अपने बीट की चिट्ठीना, मनी ऑर्डर और रजिस्ट्री आदि समझ कर लेंगे। बिमल ने थैला काटा और उसे मेज पर उलट दिया। चिट्ठियों और पार्सल के साथ एक मशहूर मासिक पत्रिका के 5-6 अलग अलग पैकेट भी बाहर निकले। एक पैकेट उठाकर बिमल ने अपनी दराज में रख लिया। इसे वो घर ले जाएगा और खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर इसे खोलेगा और कहानियों और प्रेम कविताओं का आनंद लेते लेते सो जाएगा। इसके बाद वह चिट्ठियों के ढेर की जांच करने लगा। उनमें से उसने 4-5 चिट्ठियां छांटी और उन्हें दराज में छिपा दिया। ये सभी लिफाफे वाली चिट्ठियां थीं और किसी पुरुष की लिखावट में किसी स्त्री के नाम पर पता लिखा हुआ था। इन्हें भी वो घर ले जाकर पानी की भाप से खोलेगा और पढ़ेगा। बिमल को सिर्फ प्रेम कहानियां या कविताएं ही नहीं बल्कि प्रेम पत्र पढ़ना भी बहुत पसंद है। वो इसे एक मासूम सा मनोरंजन ही मानता है, क्योंकि वो चिट्ठियों को नष्ट नहीं करता बल्कि उन्हें फिर से जोड़कर अगले दिन मोहर लगाकर बांटने के लिए चपरासियों को दे देता है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है बिमल को यहाँ आए। वो रोज इसी तरह चिट्ठियां चुराता है। अब ये उसकी एक लत जैसी बन गई है। 10:30 बज गए। चपरासी एक एक करके आए और मेज के दोनों तरफ बैठ गए। बिमल उनके बीच अलग अलग गांव की चिट्ठियां बांटने लगा। इसी बीच मुझे इस महानुभाव का थोड़ा पिछला परिचय दे देना उचित जान पड़ता है। बिमल का घर यशोहर जिले के किसी एक अनजान गांव में है। वहां एक हाई स्कूल है। उस स्कूल की ऊपर वाली क्लासों में 2-2, 3-3 साल बिताकर बिमल जब बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार हुआ तब तक उसकी दाढ़ी मूछें अच्छी खासी निकल आई थीं और उम्र हो गई थी पूरे 22 साल। गांव के लोगों ने उस समय ताना मारते हुए कहा था, जिस दिन बिमल पास होगा उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। लोगों के पास ऐसी बातें करने की ठोस वजह भी थी। गांव के जितने भी आवारा लड़के थे सब बिमल के जिगरी दोस्त थे। शौकिया थिएटर मंडली का वो मुख्य लीडर था और गांजा फूकने का सिलसिला तो काफी पहले से चल ही रहा था। और हाल ही में खबर मिली थी कि थिएटर के रिहर्सल में गुपचुप तरीके से शराब की बोतलें भी आने लगी हैं। लेकिन जो होना नामुमकिन लगता था वही हो गया। जब रिजल्ट निकला तो देखा गया कि बिमल 3rd डिवीजन में पास हो गया है। हैरानी की बात यह रही कि गांव वालों की भविष्यवाणी के बावजूद सूरज देवता अपनी पुरानी जगह से ही निकले। बिमल दिखने में काफी सुदर्शन और सुपुरुष है, लेकिन उसकी बुरी आदतों की वजह से अभी तक शादी नहीं हुई। परिवार में उसकी माँ और चाची दोनों विधवा हैं। एक छोटा भाई, एक विधवा बहन और 2 चचेरे भाई हैं। बड़ा चचेरा भाई स्थानीय जमींदारी कचहरी में मामूली तनख्वाह पर मुंशी का काम करता है और 2 छोटे भाई स्कूल में पढ़ते हैं। अब बिमल के लिए भी पैसे कमाना जरूरी हो गया था, क्योंकि खेतीबाड़ी से होने वाली थोड़ी बहुत आय से गुजारा नहीं होता था। उसके एक रिश्तेदार की 24 परगना के पोस्टल सुपरिटेंडेंट साहब से गहरी जान पहचान थी। उन्हीं की सिफारिश पर उसे डाक विभाग में नौकरी मिल गई। अलीपुर के हेड ऑफिस में साल भर की ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा काम करने के बाद आज 6 महीने हुए हैं जब वो इस महेशपुर डाकघर का सब पोस्ट मास्टर बनकर आया है। हेड ऑफिस में 5-5 अफसरों के नीचे दबकर काम करना बिमल को जरा भी रास नहीं आता था। यहां आकर वो खुद का मालिक बन गया है, एकदम आजाद। सरकारी बंगला अच्छा है, चपरासी हुक्म मानने वाले हैं, खाने पीने की चीजें सस्ती हैं, यहां तक कि गांव होने के बावजूद यहां विदेशी माल भी मिल जाता है। बस सोडा नहीं मिलता, पानी मिलाकर पीना पड़ता है। बस यही एक छोटी सी दिक्कत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिमल यहां बड़े मजे में है। चपरासी जब अपने अपने थैले भरकर चिट्ठियां लेकर निकल गए तब बिमल ने वो चुराई हुई मैगजीन और चिट्ठियां उठाईं, ऑफिस से बाहर निकला और दरवाजे पर ताला जड़ दिया। अपने घर पहुंचते ही आंगन से आवाज लगाई, बामुन माँ, खाना बनने में और कितनी देर है? रसोई से एक बुजुर्ग ब्राह्मण विधवा बाहर आईं और बोली, खाना तो तैयार है बेटा, तुम बस नहा कर आ जाओ। वे इसी मोहल्ले की रहने वाली थी, बहुत गरीब थी, इसलिए महीने के सिर्फ 4 रुपए लेकर बिमल को दोनों वक्त बनाकर खिला जाती थी। बिमल अपने कमरे में गया, उन चिट्ठियों और मैगजीन को चुपके से तकिए के नीचे दबा दिया,
कोट वगैरह उतारा और एक शीशी से थोड़ा तेल हथेली पर लेकर बालों में लगाया। फिर साबुन, तौलिया और कपड़े लेकर पास के तालाब में नहाने चला गया। नहाकर वापस आने के बाद गीले कपड़े सूखने के लिए डाले, साफ कपड़े पहने और फिर आईना, कंघी और ब्रश लेकर बड़े सलीके से अपने बाल संवारे। इसके बाद रसोई के बरामदे में बिछे आसन पर बैठकर बड़े चाव से भोजन करने लगा। बिमल को खिलाकर बामुन माँ जब विदा हुई तब दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। बिमल पान चबाता हुआ बाहर का दरवाजा बंद करके अपने सोने के कमरे में आ गया। एक गिलास पानी और एक चाकू लेकर उसने बिस्तर के बगल वाली छोटी सरकारी मेज पर रखा और बिस्तर पर बैठकर तकिए के नीचे से मैगजीन और चिट्ठियां निकाल लीं। अपनी उंगली पानी में भिगोकर उसने हर चिट्ठी के बंद मुंह पर बड़े प्यार से पानी फेरा और उन्हें करीने से मेज पर सजा दिया। फिर मैगजीन का रैपर फाड़ डाला। पन्ने पलटते हुए वो बीच बीच में मुड़कर देखता रहता कि किसी चिट्ठी का पानी सूख तो नहीं गया। जरूरत पड़ने पर वो उन्हें फिर से गीला कर देता। जब उसे लगा कि अब सही वक्त है, तब मैगजीन एक तरफ रखी और चाकू की धार चिट्ठी के मुंह में घुसाकर दूसरी तरफ से हल्का दबाव देते हुए एक एक करके सारी चिट्ठियां खोल डाली। पहली चिट्ठी निकाली तो देखा कि इसके अंदर 10 रुपए का एक नोट है। बिमल अपने आप में बुदबुदा उठा, वाह, आज की बोनी तो बड़ी जबरदस्त हुई। नोट को तकिए के नीचे दबाकर उसने चिट्ठी की तह खोली। शुरुआत में प्राणेश्वरी लिखकर संबोधन किया गया था। बिमल बड़े उत्साह से चिट्ठी पढ़ने लगा। कोलकाता में रह रहे एक विरही पति ने अपनी जुदाई के दर्द का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया था। लिखा था कि क्रिसमस की छुट्टियों में घर आकर अपनी हृदयेश्वरी को गले से लगा लेगा तो सारी जलन शांत हो जाएगी। उसी दिन के इंतजार में वो अपनी उंगलियों पर दिन गिन रहा है। पहली महीने की सैलरी मिलते ही बच्चे के दूध के खर्चे के लिए ये 10 रुपए भेज रहा है। इस आदमी की कुछ और चिट्ठियां बिमल पहले भी पढ़ चुका था। उसे पता था कि यह शख्स कोलकाता में नौकरी की तलाश में भटक रहा था। इस चिट्ठी को एक तरफ रखकर बिमल ने दूसरी चिट्ठी खोली। जैसे ही संबोधन में पूजनीय बुआजी देखा तो धत तेरी की कहकर गुस्से में चिट्ठी बिस्तर पर फेंक दी और तीसरी चिट्ठी को खोलने लगा। बिमल पहले भी इस इंसान की चिट्ठियां पढ़ चुका था, इसलिए इनकी अतीत के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी। उस लड़की का नाम चारुशीला था। वो विधवा थी और शायद बाल विधवा ही रही होगी। इस महेशपुर गांव के दक्षिण में रसूलपुर नाम की जगह पर उसका बसेरा था। पूरी संभावना थी कि वहीं उसका ससुराल रहा हो। उसका मायका कोलकाता में था और कोलकाता के रहने वाले इसी पत्र लेखक के साथ उसका प्रेम संबंध बन गया था। बिमल को याद नहीं आता कि उसने कभी चिट्ठी के आखिर में इस लेखक का असली नाम देखा हो। वो हमेशा हस्ताक्षर में तुम्हारा प्रेम भिखारी, तुम्हारा प्यार या तुम्हारा अपना जैसे अटपटे शब्दों का ही इस्तेमाल करता था। पिछले 3-4 महीनों से इन दोनों के बीच इसी तरह के प्रेम पत्रों का सिलसिला चल रहा है। हालांकि बिमल को उस लड़की की लिखी हुई चिट्ठी कभी देखने का मौका नहीं मिला। एक तो नाम ना जानने की वजह से भेजी जाने वाली ढेर सारी चिट्ठियों में से उसे ढूंढना मुश्किल था, और दूसरा कारण था वक्त की कमी। जब चपरासी अलग अलग गांवों के लेटर बॉक्स से चिट्ठियां खाली करके लाते थे, तब डाकघर में काफी भीड़ होती थी और मुहर लगाने और बैग पैक करने की बड़ी अफरा तफरी मची रहती थी। बिमल ने बड़े चाव से वो चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। मेरी हृदयेश्वरी, कोलकाता, 22 अग्रहायण। कल मैंने तुम्हें एक चिट्ठी लिखी है जो शायद तुम्हें मिल गई होगी। उसमें मैंने लिखा था कि मैं अगले शनिवार को आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन शनिवार को आने का जुगाड़ नहीं बन पाया। अगले दिन यानी रविवार को मैं निश्चित रूप से आऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तुम पिछली सलाह के मुताबिक रात ठीक 12 बजे अपने घर के पश्चिम वाले उस शिव मंदिर के सामने आकर खड़ी हो जाना। मैं मंदिर के बगल वाले उस बरगद के पेड़ की छाया में छिपा रहूंगा और तुम्हारे आते ही तुम्हें अपने साथ कोलकाता ले आऊंगा। आने जाने के लिए सवारी का क्या बंदोबस्त कर पाऊंगा ये अभी नहीं कह सकता। हो सकता है हमें पैदल ही स्टेशन तक जाना पड़े और फिर ट्रेन पकड़नी पड़े। विद्यासागर जी के कानून के हिसाब से मैंने हमारी शादी की सारी तैयारी कर ली है। पुरोहित भी तय हो चुका है। सोमवार के दिन मैं शास्त्र के अनुसार तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। इस बारे में मैंने वकील और बैरिस्टर से सलाह भी ली है। उनका कहना है कि अगर तुम्हारे ससुराल का कोई भी शख्स इस बात को लेकर मुझ पर केस करना चाहे तो डरने की बात नहीं है। बस ये साबित करना होगा कि तुम्हारी उम्र 16 साल से ज़्यादा है और तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो, फिर कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
इसीलिए मैंने बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस से तुम्हारे जन्म प्रमाण पत्र की नकल तक निकलवा ली है। मतलब हर तरफ से तैयारी पूरी है। रविवार की शाम की ट्रेन से रवाना होकर और स्टेशन पर उतरकर मैं रात 10 बजे तक तुम्हारे गांव पहुंच जाऊंगा। भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकलना। उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से हमारे मिलन की राह की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ज्यादा क्या लिखूं? मेरे सूने घर में तुम लक्ष्मी बनकर आओ और मेरे खाली दिल में बसकर मुझे हमेशा के लिए सुखी कर दो। इति तुम्हारा मनचोर। इस चिट्ठी को पढ़कर बिमल अपने आप में ही चहक उठा। क्या बात है, ये तो बिल्कुल किसी नॉवल जैसा मामला है। वाह वाह, क्या मजेदार बात है, क्या तोहफा है। शाबाश चारुशीला, ब्रावो। जीते रहो बेटा। 3 चीयर्स फॉर चारुशीला। बहुत अच्छे। पति के पास तो तुम्हें जाना ही चाहिए। माइकल मधुसूदन ने तो पहले ही कह दिया है, जो जिसे प्यार करता है वो उसी के पास जाएगा। ब्रजांगना काव्य देख लो। गॉड ब्लेस द हैप्पी पेयर। अपनी शादी में मुझे न्योता नहीं दोगे क्या बेटा? बढ़िया पूड़ियां खाकर आता। इसके बाद बिमल ने बाकी की 2 चिट्ठियां पढ़ीं। वे दोनों किसी मामूली पति की मामूली प्रेम भरी चिट्ठियां थीं, जिनमें प्यार से ज्यादा घर गृहस्थी की बातें भरी थीं। कोई खास बात नहीं थी। बिमल इन 6 महीनों में वैध और अवैध हजारों प्रेम पत्र पढ़ चुका था। उसे पता था कि शादीशुदा जोड़ों के बोरिंग खतों के मुकाबले इन चोरी छिपे वाले प्रेम पत्रों में मजा कहीं ज्यादा होता है। चिट्ठियों को वापस चिपकाकर बिमल ने मासिक पत्रिका पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पत्रिका उसके हाथ से छूटकर गिर गई। उसने करवट ली और बगल वाले तकिए पर पैर टिकाकर बड़े आराम से सो गया। दोपहर बाद जब चपरासी अपने अपने गांवों से वापस लौटे तो बिमल ने उनसे मनी ऑर्डर और रजिस्ट्री वगैरह की रसीदें लीं और दफ्तर का हिसाब किताब लिखने लगा। काम खत्म करके उसने नौकर से कहा, ओए जा देख, हरेन सर की दुकान से एक बोतल बीहाइव ब्रांड की शराब ले आ। चादर के अंदर अच्छे से छिपाकर लाना, समझे, और करीमद्दी को मेरे पास भेज देना। ये कहकर बिमल ने सरकारी खजाने से नौकर को 6 रुपए थमा दिए। थोड़ी देर बाद चपरासी करीमद्दी शेख आया और बोला, हुजूर ने याद किया? बिमल बोला, हाँ, क्या आज एक बढ़िया फाउल करी यानी मुर्गे का सालन बना पाओगे शेख साहब? करीमद्दी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बना पाऊंगा हुजूर। अच्छा, ये पैसे लो, एक बढ़िया मोटा ताज़ा मुर्गा खरीद लाना, उसमें पिसी हुई लाल मिर्च अच्छे से डालना। हम ठहरे पूर्वी बंगाल के लोग तीखा कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। ये कहकर बिमल ने कैश बॉक्स से उसे भी 1 रुपए दे दिया। सारा काम निपटने के बाद बिमल ने कैश बॉक्स से 3 रुपए और लिए और दोपहर में जो 10 रुपए का नोट मिला था उसे बॉक्स में डालकर हिसाब बराबर कर दिया। कैश का मिलान करके उसने उसे लोहे की तिजोरी में बंद किया और ऑफिस से कमरे को ताला लगाकर अपने घर चला गया। शाम हो चुकी थी। बामुन माँ को देखकर उसने कहा, माँ, आज शरीर थोड़ा टूटा टूटा सा लग रहा है, आज रात चावल नहीं खाऊंगा, कुछ पराठे तलकर रख जाना। सब्जी वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़े आलू फ्राई हो जाएं तो चलेगा। ये कहकर वो हाथ मुंह धोने चला गया। अक्सर सैलरी मिलने के बाद 2-4 दिन बिमल का शरीर इसी तरह टूटा टूटा सा रहता था और वो रात को चावल की जगह पूड़ी या पराठे की फरमाइश करता था। हाथ मुंह धोकर बिमल ने एक प्याला चाय पी, मुंह में पान दबाया और घोष बाबू की बैठक में पासा खेलने चला गया। वो रोजाना ही ऐसा करता था। रात के 8 बजते ही बामुन माँ पराठे और आलू की भुजिया बिमल के कमरे में ढककर अपने घर चली गई। आधे घंटे बाद बिमल वापस आया और अपने नौकर रामचरण से पूछा, करीमद्दी आया था? रामचरण बोला, जी हाँ, वो रख गया है। बिमल ने देखा कि एक तामचीनी की बड़ी कटोरी में उसकी पसंदीदा फाउल खरी ढकी हुई रखी है। बिमल ने तब नौकर को रात के लिए छुट्टी दे दी, घर का सदर दरवाजा बंद किया और अपने सोने के कमरे में दाखिल हुआ। दीवार पर एक लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी बढ़ाकर उसने अपनी जगह से बोतल, गिलास और कॉक स्क्रू निकाला और उन्हें बिस्तर के पास वाली सरकारी मेज पर रख दिया। जूते मोजे उतारे और बिस्तर के किनारे बैठकर बोतल का ढक्कन खोल दिया। एक गिलास गटकने के बाद बिमल ने अपनी वायलिन उठाई और उस पर गज फिराने लगा। एक धुन बजाने के बाद उसने एक और गिलास हलक के नीचे उतारा, वायलिन को वापस उसकी जगह पर रखा और सोचा उस मजेदार चिट्ठी को एक बार फिर पढ़ना चाहिए। उसने दीवार वाली अलमारी खोली, चिट्ठियां बाहर निकाली और चारूशीरा वाली चिट्ठी छांटकर बोला, अरे इसे तो मैं चिपका चुका हूं, कोई बात नहीं, फिर से खोल लूंगा। ये कहते हुए वो लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर पर आकर बैठ गया
चिट्ठी को अपनी नजरों के सामने पकड़कर वो बोला, क्यों चांद, पानी पियोगे या ब्रांडी? इतना कहकर उसने गिलास में थोड़ी ब्रांडी उड़ेली और अपनी उंगली भिगोकर चिट्ठी के मुंह पर लगाते हुए बोला, ले बेटा, तेरी चिट्ठी का जन्म सफल हो गया। इसके बाद ब्रांडी के घूंट भरते हुए उसने जैसे ही चिट्ठी खोलने की कोशिश की, उसका मुंह फट गया। चिट्ठी को हवा में लहराते हुए वो बोला, फाड़ दूं क्या? सारे कल डिलीवर कैसे होगा? फिर उसने लिफाफे से खत निकाला और लिफाफे को चीरकर फर्श पर फेंकते हुए कहा, भाड़ में जा। खत खोलकर उसने पढ़ा, मेरी हृदयेश्वरी। खत को एक तरफ रखकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखें मूंदकर किसी मंझे हुए एक्टर की तरह बोलने लगा, हृदयेश्वरी, दिल जल गया, भुन गया, राख हो गया, थोड़ा और पी लेता हूं। इतना कहकर उसने आंखें खोली, गिलास का बाकी हिस्सा गटका और खत उठाकर फिर से पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी। नशे में वह स का उच्चारण नहीं कर पा रहा था और उसकी जगह छ बोलने लगा था। वह हर शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा, लेकिन शनिवार को जाने की सुविधा नहीं कर पाया। अगले दिन यानी शनिवार को मैं जरूर आऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम पिछली छलाह के मुताबिक रात ठीक 12 बजे अपने घर के पश्चिम वाले उस शिव मंदिर के सामने आकर खड़ी हो जाना। खत को रखकर और थोड़ी ब्रांडी पीकर वह गंभीर चेहरे के साथ कुछ सोचने लगा। आधी खुली आंखों से सिर हिलाते हुए वह बुदबुदाने लगा, ये खत तो तुम्हें नहीं मिलेगा मेरी जान, लिफाफा ही फाड़कर फेंक दिया है मैंने। पिछली चिट्ठी के हिसाब से तुम शनिवार की रात 12 बजे उस शिव मंदिर के पास आकर खड़ी तो होगी ना। उसका रास्ता देखते देखते खड़े खड़े आखिर में थक कर बैठ जाओगी और बैठे बैठे शायद सो जाओगी, लेकिन वो तो नहीं आएगा। ऑल राइट, मैं जाऊंगा, मैं जाकर तुमसे कहूंगा, उठो उठो ओ सुंदरी, तुम्हारे कदम रखने के काबिल ये धरती नहीं है। तुम धूल में क्यों पड़ी हो? तुम चलो, मेरे साथ चलो, तुम मेरी हृदयेश्वरी बनोगी। हृदय की छुरी नहीं, छवि। हृदय की छुरी मत बनना भाई, दुआई है तुम्हारी। इतना कहकर अपनी ही रसिकता पर मुग्ध होकर बिमल थोड़ा हंसा। गिलास का बचा कुचा हिस्सा पीकर उसने फिर से खत पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा, मेरे सूने घर में आकर तुम लक्ष्मी की तरह पधारो। मेरे खाली दिल में बैठकर मुझे हमेशा के लिए सुखी कर दो। भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकलना, उम्मीद है उनके आशीर्वाद से हमारे मिलन की राह की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। खत रखकर बिमल बड़बड़ाने लगा, बहुत सही, लेकिन भाई क्या सिर्फ तुम्हारा ही दिल खाली है? मेरा भी तो वही हाल है दोस्त। मेरा सब कुछ शून्य है, सब खाली। मेरा हृदय शून्य है, कोई प्यार नहीं। घर खाली है, कोई बीवी नहीं। जेब खाली है, पैसे नहीं। मेरा सब कुछ जीरो है। महाशून्य व्योम भोलनाथ, शनिवार रात 12 बजे मैं जाऊंगा। तुम्हारे मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे मैं छिपकर रहूंगा। चारों सीला को ले आकर अपने खाली घर और सूने दिल को भरूंगा। तुम तो विघ्नहर्ता के बाप हो, उन्हें सावधान कर देना। अगर कोई बाधा आई तो तुम्हारे बड़े बेटे को इसका जिम्मेदार होना पड़ेगा। यह साफ बात मैं अभी कह देता हूं। इतना कहकर बिम्बल ने वीर रस में डूबकर बिस्तर पर एक घूसा मारा और आंखें खोली। फिर थोड़ी शराब उड़ेली, पानी मिलाया और उसे घटक कर हाथ नचाते हुए भाषण के अंदाज में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सोच रहे होंगे ये तो शराबी के नखरे हैं, अभी नशे में ये सब कह रहा है, कल इसे कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम जाएगा, अलबत्ता जाएगा, भेष बदल कर जाएगा। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर इस घर में लाकर उसे बंदी बना लूंगा। प्यार और दुलार भरी मीठी बातों से किसी औरत को वश में करने में भला कितनी देर लगती है, और क्या मेरा ये चेहरा भी किसी काम नहीं आएगा? अब थोड़ा सो लिया जाए। ये कहते ही शराबी बिस्तर पर ढेर हो गया और गहरी नींद में बेसुध हो गया। कहाँ धरे रह गए उसके पराठे और कहाँ रह गई उसकी वो मनपसंद फाउल करी। भले ही लिफाफे पर श्रीमती चारुशीला दासी का पता लिखा था और रसूलपुर गांव में वाकई इस नाम की एक दासी रहती थी, लेकिन वो चिट्ठी उसके लिए नहीं थी। चिट्ठी आती तो उसी के नाम से थी, पर उसे बिना खोले ही चारुशीला
अपने कपड़ों में छुपाकर पड़ोस के घर में अपने सहेली वनलता को दे आती थी। ये सब एक गुप्त समझौता था। चलिए अब सारा मामला साफ साफ समझाता हूं। वनलता का जन्म किसी जंगल में नहीं बल्कि कोलकाता शहर में उसके ननिहाल में हुआ था। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद वनलता अपने मामा के घर ही पली बड़ी। मामा अमीर थे, उन्होंने अपनी बेटियों के साथ वनलता को भी अच्छी शिक्षा दी थी। उन्हीं की बिरादरी का एक युवक कोलकाता के हॉस्टल में रहकर कॉलेज में पढ़ता था। मामा ने वनलता की शादी उसी से कर दी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उस बदकिस्मत युवक की मौत हो गई। वनलता के मामा अपनी अभागी भांजी को और ज्यादा पढ़ाने लिखाने लगे। पिछले साल अपनी वसीयत में उसके नाम 20,000 रुपए के सरकारी बॉन्ड छोड़कर वे इस दुनिया से विदा हो गए। जो शख्स तुम्हारा प्रेम भिखारी या तुम्हारा मंचोर लिखकर साइन करता है, उसका नाम नरेंद्रनाथ मंडल है और वह इनका दूर का रिश्तेदार है। वह पढ़ा लिखा और खुले विचारों वाला इंसान है। बर्मा में उसका सागवान की लकड़ी का बड़ा कारोबार है और कोलकाता में भी उसकी एक ब्रांच है। वनलता के मामा के श्राद्ध के मौके पर ही नरेंद्र बर्मा से कोलकाता आया था और विधवा वनलता से उसकी पहचान हुई थी। उनके घर भले ही अलग थे, पर वह रोज इस घर में आने लगा और फिर ऐसे मामलों में जो होता है वही हुआ। पहले नजर मिली, फिर दिल मिल गया। मामला समझ में आने पर वनलता के ममेरे भाइयों ने भी नरेंद्र के साथ उसकी विधवा विवाह कराने का फैसला कर लिया। ये खबर किसी न किसी तरह उड़ते हुए रसूलपुर गांव भी पहुंच गई। वसीयत की बात तो पहले ही पहुंच चुकी थी। वनलता के ससुर ने कलकत्ता जाकर वनलता के भाइयों को वकील का नोटिस दिलवाकर और बड़ा हंगामा खड़ा करके अपनी विधवा बहू का उद्धार किया और उसे गांव ले आए। रसूलपुर आने के बाद वनलता शुरुआत में बहुत उदास रहने लगी थी। करीब महीने भर बाद पड़ोस की हम उम्र चारुशीला से उसकी सहेली जैसा रिश्ता बन गया। चारुशीला अपने पति की सहमति से वनलता और उसके प्रेमी के बीच चिट्ठियों के इस गुप्त लेनदेन में मदद करने के लिए तैयार हो गई। जिस चिट्ठी को बिमल ने चुराया था, उसमें लिखा था, कल मैंने तुम्हें खत लिखा है कि शनिवार की रात आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वो चिट्ठी सही वक्त पर चारू के हाथ लगी थी और नियम के मुताबिक उसने वो वनलता को दे भी दी थी। बाकी चिट्ठियां तो वनलता पढ़कर फाड़ देती थीं, लेकिन इस खत में समय और तारीख जैसी जरूरी बातें लिखी थीं, इसलिए उसने इसे बक्से में छिपाकर रख दिया। वनलता की सास उसे हमेशा शक की नजरों से देखती थी। जब वनलता घर पर नहीं होती तो सास अक्सर चुपके से उसके बक्से और सामान की तलाशी लिया करती थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। इस चिट्ठी के पहुंचने के अगले दिन दोपहर में वनलता चारुशीला के घर गई थी। बस उसी मौके का फायदा उठाकर उसकी सास ने दूसरी चाबी से उसका बक्सा खोल लिया। वो चिट्ठी पढ़ी और अपने पति को दिखाई। ससुर ने कहा, ठीक है, आने दो उस बदमाश को, उसे ऐसी सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। शनिवार के दिन वनलता के ससुर ने अपने 2 दोस्तों को रात के खाने पर बुलाया। सास ने भी किसी न किसी बहाने से खाना बनाने में खूब देरी की। जब मेहमानों का खाना खत्म हुआ तब रात के 11 बज चुके थे। बाकी दिनों में रात के 10 बजते ही घर के सब लोग सो जाते थे। आज वनलता छटपटा रही थी, लेकिन घर का हर सदस्य जाग रहा था। सास और ननदों ने उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उधर बैठक से निकलकर रात के 12 बजने से कुछ ही देर पहले वनलता के ससुर अपने दोनों दोस्तों के साथ लाठी और रस्सी लेकर शिव मंदिर के पीछे जाकर छिप गए। कुछ ही देर बाद ओवरकोट पहने और सिर मुंह पर मफलर लपेटे बिमल धीरे धीरे आया और बरगद के पेड़ की घनी छाया में खड़ा हो गया। पल भर बाद ही 3 लोग वहां आ धमके और बिमल के सिर, पसलियों, सीने और पैरों पर लाठियों, घूंसों, थप्पड़ों और लातों की बरसात कर दी और उसे जमीन पर ढेर कर दिया। पिटाई की शिद्दत से बिमल पहले ही बेहोश हो चुका था। उन तीनों ने तब बेहोश बिमल के हाथ पैर रस्सी से अच्छी तरह बांध दिए। एक व्यक्ति ने धीरे से पूछा, अबे ये जिंदा तो है ना या मर गया? दूसरे ने उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर कहा, नहीं, सांस तो ठीक चल रही है। पहले व्यक्ति ने कहा, अब इसका क्या करें, क्या यहीं पड़ा रहने दें? नहीं नहीं, हमारे घर के पास क्यों? बाद में कहीं पुलिस के चक्कर में फंस गए तो चलो इस साले को कहीं दूर ले जाकर फेंक आते हैं। जरा माचिस तो जला, देखे तो सही ये आदमी है कौन। एक व्यक्ति ने माचिस जलाई। रोशनी होते ही तीनों एक साथ चिल्ला उठे,
अरे ये क्या? ये तो महेशपुर का पोस्टमास्टर है। माचिस बुझ गई। फिर से वही गहरा अंधेरा छा गया। अब तीनों के बीच फुसफुसाहट में मशवरा होने लगा। ये साला यहां कैसे आया? और जिसे आना था वो क्यों नहीं आया? खैर, जो भी हो, अब चलो इसे ले जाकर महेशपुर पोस्ट ऑफिस के बरामदे में लिटा देते हैं। तीनों मिलकर बिमल के बेहोश शरीर को उठाकर चल दिए। गांव की राह, आधी रात का वक्त, सड़क पर ना रोशनी थी और ना ही किसी इंसान का नामो निशान। कड़कड़ाती ठंड में खुले बरामदे में पड़े पड़े करीब 2 घंटे बाद बिमल को होश आया। रस्सियों से जकड़ी हुई हालत में पड़े पड़े ही वह बचने के 100 तरह के पैंतरे और जुगाड़ सोचने लगा। धीरे धीरे सुबह होने लगी। एक चपरासी को अपनी तरफ आते देख बिमल ने बड़ी कमजोर आवाज में उसे आवाज दी। चपरासी ने पास आकर चौंकते हुए पूछा, बाबू, ये क्या माजरा है? बिमल कराहते हुए बोला, डाका पड़ा है रे डाका, पहले मेरी जान बचा। वह चपरासी फौरन दौड़ते गया और बाकी साथियों को बुला लाया। सबने मिलकर विमल की रस्सियां खोल दी। बिमल बोला, मेरी ऊपर वाली जेब से चाबी निकाल, पोस्ट ऑफिस खोल और मुझे फर्श पर लिटाकर फौरन थाने खबर कर दे। चपरासियों ने वैसा ही किया। बिमल दर्द से कराहते हुए बोला, तुम सब जाओ, दरोगा सबसे पहले तुम लोगों के ही बयान दर्ज करेगा, समझे? उन्होंने पूछा, क्या बोलेंगे हुजूर? जो जानते हो, जो देखा है, वही सब बोलना। जब चपरासी चले गए तब तक अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी। बिमल लड़खड़ाते हुए उठा और सरकारी लोहे की तिजोरी खोली। उसमें नोटों और रुपयों को मिलाकर कुल 542 रुपए थे। उसने वे सारे पैसे निकाले, अपने रुमाल में बांधे और घर जाकर अपने ट्रंक में छिपा दिए। इसके बाद वापस आकर डाकघर के फर्श पर पहले की तरह ही लेट गया। 2 दिन बाद कोलकाता के अखबारों में बड़ी सुर्खी छपी, भीषण डकैती। पोस्टमास्टर बिमल चंद्र गंगोपाध्याय रात के 11 बजे ऑफिस में बैठकर हिसाब मिला रहे थे। चपरासी उससे पहले ही जा चुके थे और वहां कोई और नहीं था। अचानक 5-6 युवक डाकघर के अंदर घुस आए और रिवॉल्वर तानकर बोले, खबरदार, शोर मत मचाना वरना गोली मार देंगे। लोहे की तिजोरी की चाबी दो। इस पर पोस्टमास्टर ने बहादुरी से कहा, चाबी कभी नहीं दूंगा, जान दे दूंगा पर सरकार का पैसा नहीं दूंगा। एक युवक ने तुरंत पिस्तौल के बट से बिमल बाबू के सिर पर जोरदार प्रहार किया। दूसरे युवकों ने उन्हें दबोचकर जमीन पर पटक दिया। उनके सीने पर चढ़कर बैठ गए और मुंह में कपड़ा ठूसकर आवाज बंद कर दी। इसके बाद हाथ पैर रस्सियों से मजबूती से बांध दिए और चाबी ढूंढने लगे। चाबी मिलते ही उन्होंने तिजोरी खोली, पिछले दिन का कैश 542 रुपए लूटे, तिजोरी बंद की और पोस्टमास्टर को बाहर बरामदे में लाकर लिटा दिया। ऑफिस के कमरे में ताला लगाकर चाबियों का गुच्छा पोस्टमास्टर की जेब में ही डाल दिया और फरार हो गए। खबर के मुताबिक डाकुओं के चेहरे पर काले नकाब थे, बदन पर काले कोट और पैरों में बूट थे और वे आपस में बातचीत के दौरान बीच बीच में इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस डकैती के सिलसिले में कल कोलकाता के कुछ हॉस्टलों में तलाशी ली गई है और पुलिस ने शक के आधार पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आखिर तक असली डाकुओं में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। बिमल ने अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार का पैसा बचाने की कोशिश की। इस विश्वास के साथ नेक दिल सरकार ने उसे तरक्की देकर इंस्पेक्टर बना दिया। उधर रविवार की रात नरेन तय जगह पर आया था, पर काफी इंतजार के बाद वो वापस कोलकाता लौट गया। वनलता ने खत लिखकर उसे यहाँ की सारी घटना बता दी थी। करीब महीने भर बाद एक दोपहर को वनलता घर से भाग निकली और पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां वो नरेन से मिल गई। ससुराल वालों ने काफी भागदौड़ की, पर वे कुछ कर नहीं पाए। नरेन के साथ उसकी शादी हो गई है। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।